जिंक का लेप किया जाता है इसको जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसमें NPCIL, BARC, हैवाटर बोर्ड, RRCAT, NRB और IG कार और जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो भी यूनिट्स आती हैं, जिनमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें से जो जनरल साइंस का जो पार्ट होता है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। तो एक वीडियो मैंने जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन का पहले ही प्रोवाइड करा दिया है और आज हम दूसरा वीडियो करेंगे। तो दोस्तों, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी भाई लोग चैनल पर नहीं जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने चैनल पर जाके देखिए, आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, हर प्रकार के एग्जाम की अपडेट मिलेगी और जनरल साइंस की क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जनरल साइंस का पार्ट 2, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। और ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आपके हर पोस्ट के लिए, चाहे वो आपके असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR की पोस्ट हो, चाहे आपकी कैटेगरी फर्स्ट जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट आते हैं उसके लिए हो, चाहे वो कैटेगरी सेकंड जिसमें प्लांट ऑपरेटर और ITA वाले जो होते हैं वो आते हो, चाहे आपके वर्क असिस्टेंट वाला पेपर हो, है ना। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जनरल साइंस का पार्ट, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस का पार्ट 2। तो देखिए, अपने पास पहला क्वेश्चन है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? रस्ट यानी क्या होता है? जंग। तो जंग का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो जंग का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है अपना Fe3O4 और फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? जंग का रासायनिक फॉर्मूला। अभी आपको कहीं कहीं ये भी दिखाई देगा कि फेरिक ऑक्साइड रहेगा एक, तो है ना, ये अलग अलग दिख सकता है। ये आपको ओनली ये दिया होगा तो आपको ये टिक करना है, और ये दोनों साथ में दिए हो तो आपको ये दोनों साथ में टिक करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ओनली ये दिया हो तो आपको यही लगाना है ना। बहुत से एग्जाम में क्या होता है कि ओनली यही आपको ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन बहुत से एग्जामों में आपको ये भी साथ में दिया जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। IS के ऊपर है। IS के क्या? हाँ, IS के ऊपर है। क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट द ओरे ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो ये पोटेशियम का कार्नेलाइट S का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ये जो कार्नेलाइट जो S को होता है, ये देखिए, ये पोटेशियम है और ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का क्या होता है? आयस्क होता है, ओरे होता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का ओरे होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड 6S2, ये इसका कार्नेलाइट का सूत्र हो गया, क्योंकि पोटेशियम का भी अयस्क है और मैग्नीशियम का भी अयस्क है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हो गया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। NPCIL की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट अल्टीमेटली हैपन्स इन द न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम इज रिसीव, है ना। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो अंततः जो प्राप्त होता है वो होता है आपके लेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सीसा अंततः प्राप्त होता है, जो अंत में विघटित नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये विघटित होते जाते हैं जितने भी इनके उत्पाद बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड, है ना। तो साउंड जो ध्वनि की मापने की इकाई है वो क्या है? ध्वनि को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। नोट्स नहीं है, ये उत्तर है, इसका आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या है इसका? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल आर मिक्स्ड टू मेक स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो है किन किन धातुओं का मिश्र धातु है, ठीक है। तो एक तो है आपके लोहा, एक क्रोमियम और एक निकल, यानी क्रोमियम, आयरन और निकल तीनों को मिलाकर आपके स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच एल्गी आर स्टडीज इज। तो वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें शैवालों का यानी एल्गी का अध्ययन किया जाता है? तो उसको कहते हैं अपन फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल या फिर एल्गी। अब शैवाल का अध्ययन तो फाइकोलॉजी में हो गया। तो कवक जो होते हैं
कवक, इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इनका अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। ठीक है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, ये चीजें दोनों आपको याद रखनी है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखो, ऑफ द बैक्टीरिया डेट मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क इज द नेम, है ना। तो बैक्टीरिया जो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? देखिए, अभी बहुत से एग्जामों में आपको ऑप्शन दिया रहेगा बैक्टीरियम लैक्टिसिडी एसिडार। ठीक है, बैक्टीरियम लैक्टिसिडी एसिडार, लेकिन बहुत से एग्जामों में आपको क्या ऑप्शन दिया रहेगा? लैक्टोबैसिलस। ओनली क्या दिया रहेगा? लैक्टोबैसिलस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर ये दिया हो तो आपको ये लगा देना है, और यह नहीं दिया होगा तो आपको ये दिया होगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ज़्यादातर तो आपको लैक्टोबैसिलस ही देखने को मिलेगा। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो क्या होता है? दूध से दही में चेंज करता है। ठीक है, दूध को दही में चेंज करने के लिए लाभदायक होता है। और दही में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नाम से पता चल रहा है लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध से दही में चेंज करता है जीवाणु, और दही में जो पाया जाता है अम्ल लैक्टिक अम्ल। ठीक है, याद रखना है, दोनों चीजें इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गेट एक्सेस इन द यूरिन ऑफ ए डायबिटीज पेशेंट? मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो हो जाती है आपके शुगर की अधिकता, शर्करा की अधिकता ज्यादा मात्रा में एग्जॉट होने लगती है। किससे? डायबिटीज पेशेंट के। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या छापना है? मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किसकी कमियों से होता है? ठीक है, मधुमेह किस कारण होता है आपको छापना है कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर ऑटोमेटिक ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक्स? ठीक है, मेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। ठीक है, स्वचालित ब्रेक जो होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो वो होते हैं आपके पास्कल के नियम के आधार पर। ठीक है, जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है जो काम करता है किसके सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल के नियम के आधार पर। ये पास्कल है। ठीक है, पास्कल के नियम के आधार पर काम करता है जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ये किसके सिद्धांत पे काम करते हैं? हाइड्रोलिक पास्कल के सिद्धांत पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हु रेंडर्ड डीएनए सिंथेसिस वाज? ठीक है, तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो था आपके कार्नबर्ग। ठीक है, कार्नबर्ग ने क्या किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। और एक और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वो दिया था आपके वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, वाटसन प्लस क्रिक, वाटसन प्लस क्रिक लिख दिया, यानी वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर क्या किया था? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी थी। ठीक है, याद रखना है, काफी बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपो यूज्ड इन फोटोग्राफी, व्हाट इज द केमिकल नेम? ठीक है, तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नाम क्या है? तो होता है आपके सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी दो चीजें और आपको इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक तो होता है आपके सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट, एक होता है आपके सिल्वर आयोडाइड। दोनों का क्या क्या उपयोग है इसको आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छापना है। अभी कमेंट बॉक्स में क्यों छपवा रहा हूँ आपसे? क्योंकि अगर आप इन चीजों को खुद ढूंढोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कमेंट बॉक्स में छपवा रहा हूँ। देखो, ये दोनों चीजें हैं, इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। आप इनको ढूंढोगे नेट पे, देखोगे कि भाई सिल्वर नाइट्रेट किस काम आता है, फिर उसको कमेंट बॉक्स में छापोगे। और जो होता है सिल्वर आयोडाइड किस काम आता है उसको कमेंट बॉक्स में छापोगे, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और ये दोनों क्वेश्चन में से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो, लीकेज ऑफ MIC इन भोपाल गैस एक्सीडेंट, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ दिस गैस? तो भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इस गैस का पूरा नाम क्या है?
मिथाइल, M से मिथाइल, है ना, I से आइसो और C से साइनेट, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है भोपाल गैस त्रासदी में रिसीव हुई थी, ठीक है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3NCO, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H3NO, ठीक है। ये किसका एक फॉर्मूला है, मिथाइल आइसोसाइनेट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम जो होते हैं, दो साइंटिफिक नेम पहले पूछे गए हैं एनपीसीएल काकरपारा में, ठीक है। एक तो आपके लहसुन का पूछा गया था और एक आपसे राइस का पूछा गया था, इसीलिए ये गेहूं वाला जो है ये आपके बीआरसी में पूछा गया था, ठीक है। तो राइस वाला एक तो क्या है, एक तो लहसुन, है ना, लहसुन का वैज्ञानिक नाम, दूसरा प्याज, और तीसरा आप क्या छापोगे, राइस, राइस यानी चावल, चावल। इन तीनों के वैज्ञानिक नाम आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है, इन तीनों के वैज्ञानिक नाम। अभी गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, टिट्रिकम एक्सटिकम, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टिट्रिकम वल्गेर, ठीक है। दो तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रॉम ऑक्जेनोमीटर इज मेजर्ड, ठीक है। तो ऑक्जेनोमीटर जो है इससे क्या नापा जाता है, तो ऑक्जेनोमीटर जो है उससे मापा जाता है पौधे की रेखीय वृद्धि दर, लाइनर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इससे पौधों की रेखीय वृद्धि दर ज्ञात की जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय ओपनिंग द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर कीप्ड इन द रूम, हाउ डज रूम टेम्परेचर अफेक्ट्स इट, ठीक है। तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़े। अभी आप इस क्वेश्चन को 100% गलत करोगे, क्या करोगे, 100% गलत करोगे। आप इसमें लगा दोगे, इसमें लिखा होगा कि तापमान कम हो जाता है ना, तापमान कम हो जाता है, ऐसा भी लिखा होगा इसमें, और आप इसमें आंसर लगाओगे यही वाला, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दोगे, है ना, और आप कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दोगे और कमरे को बंद कर दोगे, तो कमरा जो होता है आपका टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। कभी देख लेना, करके मत देखना, ये डेंजरस हो सकता है, थोड़ा डेंजरस तो क्या हो सकता है, लेकिन करके मत देखना, ठीक है। ये इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप नेट पर देख लेना कि क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा इसमें लॉ लगता है, कौन सा नियम इसमें उपयोग में आता है, ये नियम आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हैं तो कमरे का तापमान क्यों बढ़ जाता है, इसमें कौन सा नियम काम में आता है, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक जो है उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अभी चालक जो होते हैं ना, चालक यानी कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर्स, अगर उनका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना, उनका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इनकी जो चालकता है, यानी जो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, चालकता इनकी कम हो जाएगी, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाते हो, किसका, चालक या फिर कंडक्टर्स का। अच्छे से सुनना, चालक या कंडक्टर्स का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनकी कंडक्टिविटी यानी चालकता कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की जो है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी चालकता यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर ए लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग। तो मनुष्य की श्रव्यता की जो सीमा है वो कितनी होती है, वो होती है अपने 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। ये क्या होता है, ऑडिबल साउंड्स होता है, ऑडिएबल होती है फ्रिक्वेंसी इसकी, ठीक है। तो ये क्या होती है, मनुष्य की श्रव्यता सीमा होती है, ठीक है। इतना मनुष्य समझ सकता है 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को, फ्रिक्वेंसी की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन कैसेस, यानी हरा तोता जो होता है या फिर हरा कैसेस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4.7H2। ये क्रिस्टलन का जल होता है, कितना का होता है, 7 क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें पूछा जाता है ना, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि
जो होता है हरा तोता जो होता है या फिर हरा कशिश होता है, इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है, या फिर नीला तोता होता है, नीला तोता क्या होता है, कॉपर सल्फेट 5s2। तो कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन का जल कितना होता है, 5 होता है, अभी 5 लिखा है तो 5s2 यानी क्रिस्टलन का जल कितना हो गया, 5s2, 5 इसमें क्रिस्टलन का जल। एक और होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी से आपका एक क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट 2s2, ठीक है। चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उसमें कितना क्रिस्टलन का जल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलन का जल कितना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ कैलोमेल इज, ठीक है। तो कैलोमेल का केमिकल नाम क्या है, तो कैलोमेल जो होता है आपके वो होता है आपके मरकरी का अयस्क, ठीक है। मरकरी का अयस्क क्या होता है, कैलोमल, है ना, मरकरी यानी पारे का अयस्क, इसका ये क्या होता है, संकेत Hg होता है। ये कैलोमल क्या होता है, मरकरी का अयस्क होता है, जिसका नाम क्या है, मर्क्यूरस क्लोराइड यानी HgCl2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा HgCl2, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर द साइन ऑफ डायमंड, ठीक है। तो हीरे की चमक का कारण क्या है, तो हीरे की चमक जो है वो किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अभी इसमें दो तीन चीजें और नोट कर लो। हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है, कार्बन का अपरूप, ठीक है, और कठोरतम पदार्थ है। इसके अलावा क्या है, हीरा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये पता है अपने को। इसका जो क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण कितना है इसका, 24 डिग्री 5 सेकंड के लगभग है, यानी आपके इसमें 25 डिग्री के लगभग आपके क्रिटिकल एंगल इसका होता है। क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, वो क्रांतिक कोण के कारण होता है। क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है मान तो वो क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, 24 डिग्री 5 सेकंड या फिर 24 डिग्री 5 मिनट या फिर 25 डिग्री के लगभग हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले काकरपारा में पूछा गया था, और स्टेज फर्स्ट का जो पेपर होता है IIT वालों का, इसमें पूछा गया था। एक तो क्रिटिकल एंगल पूछा था एक शिफ्ट में तो, और एक शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि इसका अपवर्तनांक, तो इसका अपवर्तनांक होता है 2.4, ठीक है, 2.4 क्या इसका अपवर्तनांक है ना। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है साथ साथ, ठीक है। और एक और चीज पूछी गई थी, बेंजीन का अपवर्तनांक, बेंजीन का अपवर्तनांक। तो प्लांट ऑपरेटर वालों जो है वो बेंजीन का अपवर्तनांक इसमें छाप देना कि बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 80 होता है, मैंने भी देखा नहीं है, मैं भूल गया हूँ इस चीज को, तो आप इसमें एक बार और देख लेना, 80 हो सकता है इसकी, इसका अपवर्तनांक को एक बार चीज देख लेना कि बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होगा आपके न्यूटन पर कूलम, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। किस पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ये बल है किस पे लग रहा है, एकांक आवेश पे, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, बल की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई जो है उसका नाम रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है, यहाँ पर एल है, टोकोफेरॉल इसका क्या नाम है, रासायनिक नाम है विटामिन ई का। अभी आपको मैंने एक जनरल साइंस का जो वीडियो प्रोवाइड करा था, उसमें मैंने विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इन सभी का मैंने आपको क्या किया था, केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम मैंने आपको इन सभी के बताए थे, ठीक है। अभी ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, और ये चीजें आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में अब छाप दोगे, ठीक है। मैंने करवा दिया है पिछले वीडियो में, आप जाके देख लेना, जनरल साइंस की वीडियो है, उनमें मैंने करवा रखा है, 5-6 वीडियो बनाए थे, उनमें से एक वीडियो में मैंने इनका रासायनिक नाम बताया है, ठीक है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हेवी वाटर, ठीक है। तो भारी जल क्या है, भारी जल जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अभी इसमें क्या है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्रोटियम जिसमें क्या होता है 1 प्रोटॉन होता है 0 न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है। अभी यहाँ पर बता देता हूँ, आपको बता दिया है पहले भी, लेकिन बता देता हूँ एक बार और, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है आपके हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है प्रोटियम, ठीक है, सही से लिख देते हैं यार, चलो थोड़ा सा नीचे लेके सही से लिख देते हैं ना। अभी देखिए, एक होता है आपके प्रोटियम, है ना, प्रोटियम, एक होता है आपके ड्यूटेरियम, एक होता है आपके ट्रिशियम, ठीक है, ट्रिशियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम तीनों होते हैं। अभी ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के क्या है, ये आइसोटोप्स है। अभी इसमें क्या होता है, देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। अभी इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है 0 होता है, प्रोटॉन कितना होता है 1 होता है, यानी इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 0 + 1 1, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या होता है एटॉमिक मास होता है। अभी ड्यूटेरियम में क्या होता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है 1 प्रोटॉन होता है ना, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी ट्रिशियम जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं 1 प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 3। अभी ये जो ड्यूटेरियम है इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो है ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा D2O, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल, हेवी वाटर बनेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हेवी वाटर जो होता है D2O, है ना, उसको आपको क्या करना है, उसका जो अणुभार होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। क्या एटॉमिक मास जो होता है इसका पूरे का D2O का अणुभार जो होता है वो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में छापना है। और तीसरी जो चीज है ट्रिशियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछी गई, बीआरसी में तो बहुत सी बार पूछा गया ट्रिशियम वाला, ठीक है, तो रट लेना इसको। ट्रिशियम क्या है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो है रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव कौन सा समस्थानिक है हाइड्रोजन का, वो है आपके ट्रिशियम। ट्रिशियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, वो है आपके ट्रिशियम। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या हो गया यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोना डाइजीज इज ए डाइजीज रिलेटेड टू विच ऑर्गन इज। तो ट्रेकोना जो होता है किस अंग से संबंधित होता है, ट्रेकोना रोग, तो होता है आपके आई से यानी आंख से संबंधित होता है, ठीक है। अभी आपको क्या छापना है, एक तो छापना है आपको मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, ठीक है, एक मेनिनजाइटिस, एक होता है पार्किंसन, ठीक है। तो ये दोनों जो रोग है किससे होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना, ये मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेजर डाइजीज इज कैused बाय हेपेटाइटिस बी वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो हेपेटाइटिस बी जो है वायरस जो है किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है, तो हेपेटाइटिस बी जो है जॉन्डिस यानी पीलिया के लिए प्रमुख जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिलेप्सी इज रिलेटेड टू डाइजीज। तो एपिलेप्सी रोग किससे संबंधित है, तो वो होता है आपके नाड़ी संस्थान से, यानी नाड़ी तंत्र जो संबंधित होता है, पल्स जो रिलेटेड रोग होता है वो आपके एपिलेप्सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप डज ए पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप हैव कैन टेक ब्लड फ्रॉम द पर्सन। तो एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से ग्रहण कर सकता है, तो एबी जो होता है, देखो यहाँ ये चीज लिख लेना, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सभी वर्ग के सभी रक्त ग्रुप वाले व्यक्तियों से क्या कर सकता है, रक्त ले सकता है, सभी रक्त ग्रुप से ले सकता है, से क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। और ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव क्या होता है, सभी को देख सकता है, सभी को दे सकता है, यानी सर्वदाता पूछे तो ओ नेगेटिव और सर्वग्राही पूछे तो ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी,
चेचक के टीके की खोज जो है वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क इज एन आइडियल डाइट बट व्हाट इज देयर ए शॉर्टेज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? ठीक है, दूध में क्या होता है? कैल्शियम और प्रोटीन दोनों होता है। ठीक है, कैल्शियम प्लस प्रोटीन दोनों भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन इसमें कमी किसकी होती है? आयरन और कॉपर की इसमें क्या होती है? कमी होती है। और दूध में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? वो होता है आपके कैसिन प्रोटीन, कैसिन नाम का प्रोटीन होता है। चलो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप क्या करोगे, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है दूध में। और नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन होता है? नाखून प्लस बाल, इनमें कौन सा प्रोटीन होता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, बहुत सी बार पूछा गया है। ठीक है, इन चीजों को देखना भी, मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में छापना है, इसको मतलब आपको नेट पे देख के कमेंट बॉक्स में छापना ही है, तो आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, बहुत सी बार पूछे गए क्वेश्चन है। द रीजन ऑफ रेड कलर इन ह्यूमन ब्लड इज, तो मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो वो है आपके हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है उसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, कौन सा एलिमेंट होता है? तो होता है आपके आयरन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑर्गन इज गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड इन ह्यूमंस। तो मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो वो होता है आपके अमाशय से। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? तो एसिड कौन सा होगा गैस्ट्रिक जूस में? HCl, है ना। और अभी आपको क्या छापना है कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका pH कितना होता है। ठीक है, pH वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इसका आपको क्या करना है? pH वैल्यू छापना है कमेंट बॉक्स में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हु रोट द बुक स्पीसीज। तो आंसर है आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच यूनिट इज द स्पीड ऑफ प्रोसेसर मेजर्ड। तो प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में या फिर गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DTP वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चाइल्ड फ्रॉम विच डिजीज अप्लाइड फॉर। तो DTP का जो टीका है बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस, डिप्थीरिया और हुफिंग कफ, है ना। ये आपकी क्या है DTP का जो टीका है इन तीनों रोगों से आप बच्चों को बचाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक साइकिल इन अडल्ट मैन व्हाट इज द साइकिल टाइम। तो वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो हृदय चक्र आप कैसे निकालोगे? देखो बहुत ही इजी है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0.8 सेकंड, यानी कि हृदय चक्र है यानी कार्डिक जो साइकिल है वो आपकी 0.8 सेकंड है। ठीक है, लास्ट अपना क्वेश्चन है डू फिशेज हैव ऑर्गेन्स फॉर रेस्पिरेशन। तो मनुष्य में श्वसन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो वो होता है आपकी गिल्स। गिल्स यानी गलफड़े। मनुष्य मछलियों में श्वसन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है या फिर गलफड़े इसको बोल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लीजिए, इनको अच्छे से नोट्स बना के अपने पास रखिएगा, आने वाले एग्जामों में आपके जरूर काम आएगा। चाहे आपके कोई सा भी एग्जाम हो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे एग्जामों में नहीं पूछा जाएगा। कि हो सकता है कि दूसरे एग्जामों में भी आपकी पूछ लिया जाए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो उसमें पूछ लिया वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है, तो उसका आंसर अलग थोड़ी हो जाएगा, यही होगा ना 0.8 सेकंड। ठीक है ना, ये आंसर तो अलग नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल साइंस तो वही रहने वाली है ना, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो मैंने बताया है कि कमेंट बॉक्स में छापो, उसका मतलब आपको छापना ही है देख के, है ना, तो ताकि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर